एग्जैक्टली? अकॉर्डिंग टू जड भरत, अनकंट्रोलेबल माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे कंट्रोल किया जा सकता है अनकंट्रोलेबल माइंड को? तभी सेंसेस को कृष्णा की सेवा में लगा के। शाबाश! सीधा सेंसेस को कृष्णा की सेवा में लगाना है। और सेंसेस को कृष्णा की सेवा में लगाने के लिए मूड का वेट नहीं करना है, मोटिवेशन का वेट नहीं करना है। क्या करना है? अगेंस्ट मूड जाना है। अगर सुबह जल्दी उठने का मूड नहीं है तो गो अगेंस्ट मूड। अगर पूजा करने का मन नहीं है, गो अगेंस्ट मूड। सो जस्ट स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट योर माइंड। आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फाइटिंग योर माइंड। दैट्स इट। यू हैव टू डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट योर माइंड कि मूड नहीं है तभी जबरदस्ती ज्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस करना है। जब मूड नहीं होता तभी पुश करना है। अभी देखो, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट टाइम। बट तभी एग्जैक्टली सबसे ज्यादा फिर भक्तों को बुलाना है, कीर्तन कराना है, भागवतम पढ़ना है, अजामिला की कथा डिस्कस करनी है, मिलजुल कर गजेंद्र प्रेयर्स गाने हैं, मिलजुल कर गजेंद्र की कथा डिस्कस करनी है। तो ये सारी चीजें पुश करना है अपने आप को। एग्जैक्टली वॉट एवर योर माइंड विल टेल, डू एग्जैक्ट अपोजिट। दैट्स ऑल। सो आपका दुश्मन होता है, सपोज कोई ऐसे एनिमी कंट्री है, और एनिमी कंट्री ने आके बोला आप ऐसे करो, तो हम वो करेंगे ही नहीं। हमें लगेगा अरे ये लोग तो अटैक करने के पीछे है, तो हम एग्जैक्ट ऑपोजिट करेंगे, हम ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। वैसे ही माइंड जो बोलेगा उसका ऑपोजिट करना है, और सेंसेस को इमीडिएटली एक्शन में ले आना है। So that time who is interacting with senses? परमात्मा is interacting. Now mind is not interacting with senses. इस तरीके से mind को कंट्रोल में लाना है। Now king did not want to waste a moment in his presence. After all, Jad Bharat was originally the son of Lord Rishabdev. तो राजा को ना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना था जड़ भरत के साथ। जड़ भरत जब थे तो उनके साथ बात करते करते उनको बिल्कुल भी मोमेंट वेस्ट नहीं करने थे। उनको जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उतना फायदा उठाना था, क्योंकि जड़ भरत वॉज ओरिजिनली भरत महाराज। और भरत महाराज किसके बेटे हैं? साक्षात भगवान के बेटे हैं। तो जो भगवान बता रहे हैं उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे थे राजा रघुगण। सो विथ फोल्डेड पाम्स राजा रघुगण ने कहा, ओ मोस्ट एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड। मतलब आप भगवान से अलग हो ही नहीं। आपके एसोसिएशन से और आपके शब्दों से मेरे सारे डाउट्स जो है वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो कहते कि जैसी सी दैट इज द डिफरेंस ना। प्योर डिवोटीज जब कोई बात बताते हैं तो 100 बात की एक बात, उसका वजन बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो वैसे ही जड़ भरत ने जैसी छोटी छोटी बातें बोली, वो बातों का वजन राजा रघुगण पे इम्पैक्ट जो था वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हैवी निकला। So, all my doubts about the contradictions in Shastras have been removed. तो कुछ कुछ शास्त्रों में हमेशा डाउट्स होते हैं। Like there can be one doubt which can stop you from surrendering to Krishna. अगर आपके 10 डाउट्स है और 10 डाउट में से 9 डाउट्स क्लियर हो जाए और एक डाउट भी क्लियर ना हो, सो होता क्या है कि सरेंडर करने से पहले के डिसीजन, जैसे मैं दीक्षा लूं या नहीं लूं, उससे पहले भी अगर आपके माइंड में एक छोटा सा भी डाउट होगा ना, द्रौपदी ने पांडवों से क्यों विवाह किया, वो सिर्फ अर्जुन से भी कर सकती थी, ऐसे छोटे से छोटा माइन्यूट डाउट होगा ना, दैट कैन ऑल्सो स्टॉप यू फ्रॉम सरेंडरिंग टू कृष्णा। इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों में कोई भी डाउट रखना नहीं चाहिए। आपके पास छोटे मोटे जितने भी डाउट्स है ना, वो क्लियर कर लेने चाहिए बिफोर सरेंडरिंग 100% टू कृष्णा। इस सरेंडर करने के बाद डाउट्स आएंगे तो दे विल बी जस्ट लाइक ओके ठीक है, दे आर लाइक स्मॉल स्मॉल वीड्स, इस इतना इम्पैक्ट नहीं करते। बट 100% सरेंडर होने से पहले जब डाउट आता है ना, वो डाउट पक्का क्लियर कर लेना चाहिए। तो राजा रघुगण ने कहा कि आपकी बातों से मेरे मन में जो भी शास्त्रों के प्रति, वैदिक स्क्रिप्चर्स के प्रति जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। यू आर हाइडिंग योर डिवाइन पोजिशन इन द ड्रेस ऑफ ब्राह्मण फ्रेंड। उन्होंने कहा कि आपकी जो इतनी बड़ी पोजीशन है, डिवाइन पोजीशन है, मतलब आप अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। आपने जो चमकता हुआ हीरा है आपने छुपा के रखा है। तो कहते कि आप तो ऐसे छुपे रुस्तम टाइप हो, आप छुपे हुए डिवाइन पर्सनालिटी हो जो आपने छुपा के रखी है इस ब्राह्मण शरीर के भीतर। देखते वक्त ऐसे लगते थे ना ब्राह्मण है,
डम्ब है, डेफ है, डल है, ब्लाइंड है। तो आपने तो इस पर्सनालिटी के पीछे एक बहुत ही बड़ी डिवाइन पर्सनालिटी छुपा के रखी है, ऐसे कहा उन्होंने। माई बॉडी इज फिल्ड विद डर्टी थिंग्स। अब राजा रोगन अपने बारे में बोल रहे, कहते कि मेरा शरीर बहुत ही खराब चीजों से भरा हुआ है और मेरी विजन भी बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड है प्राइड से। सो विजन क्या होती है? जहां पे आप अपने आप को एक सर्टन लिमिट तक अपने आप को देख पाते हो। विजन का मतलब ये नहीं होता कि 10 साल बाद इंडिया कैसे दिखेगा। सबसे पहले तो पर्सनल विजन एक होती है, एक इंडिया के लिए विजन होती है, अपनी अपनी अलग अलग चीजों के लिए विजन होती है, बच्चों के लिए अपनी अलग विजन होती है। लेकिन राजा रघुगण कहते हैं मेरी पर्सनल विजन जो है, तो पर्सनल विजन कैसे दिखती है? आपको अपना चेहरा दिखाई देता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ लोगों को खुद का बॉडी दिखाई देता है कि हाँ 20 साल बाद मैं कहीं पे ऐसे पहाड़ों में बैठा हूँ और मैं सनसेट देख रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि 20 साल बाद मुझे दिखता है मैं समंदर के पास बैठा हूँ और सनसेट या सनराइज देख रहा हूँ। या फिर अपना अपना होता है सबका। तो राजा रोगन कह रहे कि मेरी विजन जो है ना अपने बारे में, वो बहुत पल्यूटेड है। शरीर तो डर्टी है ही है, लेकिन मेरी विजन भी पल्यूटेड है। इसका मतलब क्या? राजा रघुगण सीज हिमसेल्फ वर्किंग एज अ किंग फॉर मेनी मेनी इयर्स टू कम। नाउ दैट इज समथिंग एज अ पल्यूटेड विजन। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे रिटायर का मतलब रिटायरमेंट थोड़ी होता है, ये नौकरी से रिटायर हो जाएंगे दूसरी ले लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो कई सारे लोग सोचते हैं कि ये खत्म हो जाएगी तो दूसरी नौकरी ले लेंगे। दैट इज अ पोल्यूटेड विजन। यू आर गेटिंग रिटायर्ड फॉर ए रीजन, कुछ तो कारण है आप रिटायर हो रहे हो। रिटायरमेंट का मतलब ही होता है कृष्णा के प्रति 100% शरणागति। बट इनको शरणागति नहीं चाहिए। उनको 100% शरणागति दूसरी नौकरी की लेनी है, पहले तो पहली नौकरी फिर दूसरी नौकरी। कुछ लोग रिटायरमेंट का मतलब ही मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे राजा रघुगण कह रहे हैं कि मेरी बॉडी डर्टी थिंग्स से भरी हुई है और मेरी विजन तो और भी स्पॉइल्ड है प्राइड से। मैं अपने आप को राजा के शरीर में ही देखता हूँ। आई एम डिसीज्ड, मतलब मुझे बीमारी हो चुकी है। ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणा, ड्यू टू माई मटीरियल कंसेप्शंस। तो कहते कि मैं आई एम डिसीज्ड, मतलब मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं मटीरियल कंडीशन की वजह से। कौन सी बीमारियां? डिजायर्स की बीमारियां। इसका मतलब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बेटे इतना इतना राज्य संभालेंगे, बेटों के बच्चे होंगे, मैं पोते परपोते के साथ अच्छा वक्त बिताऊंगा, उनको भी संस्कार दूंगा, उनको भी ट्रेन करूंगा, उनको भी अच्छा राजा बनने के टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा। नाउ दिस इज समथिंग ही कॉल्स एज डिसीज। क्यों? मरते दम तक डिजायर ही डिजायर है, राइट? सो कहते कि मेरा जो बॉडी है उसमें सारी बीमारियां ही बीमारी है, इच्छाओं की बीमारी लग गई है मुझे। योर इंस्ट्रक्शंस आर मेडिसिन फॉर माई फीवर। ताप बढ़ता है, कहते हैं ना कि अरे इसे बहुत ज्यादा संताप आता है। संताप का मतलब क्या है? इच्छा पूरी नहीं होती तो आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मुझे बाहर जाना है खाने के लिए, मुझे बाहर जाना है खाने के लिए, उसकी इच्छा नहीं पूरी हुई तो उसके अंदर संताप, ताप मतलब टेम्परेचर, खून का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। खून का टेम्परेचर बढ़ेगा फिर शरीर का बढ़ेगा, शरीर का बढ़ गया तो आवाज का टेम्परेचर बढ़ेगा, आवाज बड़ी बड़ी निकलने लग जाएंगे, मेरी नहीं सुनते, मेरे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे करके आवाज बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं फीवर। बीमारी क्या है? इच्छा जनरेट हुई और इच्छा पूरी नहीं हुई तो फीवर हो गया, बुखार आ गया। काफी सारे लोग को जितना भी बुखार, महाराज हमारे बहुत अच्छे से बताते थे। महाराज कहते थे कि बुखार का मतलब क्या होता है? बुखार का एक्चुअल मतलब होता है आपकी ढेर सारी इच्छाएं हैं, उसमें से कुछ पूरी हो रही है लेकिन कुछ ऐसी भी है जो पूरी नहीं हो रही। अब वो इकट्ठा हो के आपके अंदर हमेशा मन विचलित रहता है। अब मन विचलित रहता है तो मन शरीर को विचलित कर देता है, और शरीर बार बार विचलित रहने से एक टाइम आता है जहां पे शरीर हैंडल नहीं कर पाता इतना ज्यादा मन का खेल। फिर शरीर कैसे बाहर निकालता है? बुखार की तरह। तो गरम 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 सारे स्टीम टाइप ऐसे गर्मी निकलने लगती है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है।
फिर हम ठंडे पानी में पाँव रखते हैं, कभी ठंडी पट्टी लगाते हैं, अपना टेम्परेचर कम करने की कोशिश करते हैं। तो महाराज कहते थे जब बुखार आता है ना, आप बस खाना खाना बंद कर दो, खाना खाना बंद कर दो, कम खाओ, ढेर सारा पानी पियो, आप पे बुखार चले जाना है। जितना भी ये बुखार मतलब शरीर का बुखार नहीं होता, इच्छाओं का बुखार होता है। इच्छा जो पूरी नहीं होती ना, उसका बुखार आता है हमें। हमें ऐसे लगता है सर्दी हुई है, खांसी हुई है, एक वायरस गया है शरीर में, लेकिन ओरिजिनली जो रियल मीनिंग है, आयुर्वेद में भी यही बोला है कि देर इज अ रीजन बिहाइंड फीवर। आयुर्वेद में कहते हैं कि जब भी किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती कंटिन्यूअसली, तो उसको बार बार बुखार आने लग जाता है। सो दिस इज साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूव्ड। तो यहाँ पे राजा रघुगन कह रहे मैं बीमार हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरी विजन भी पोल्यूटेड है, विजन मेरे विजन में बहुत ज्यादा प्राइड है। इसका मतलब मरते दम तक अपने आप को हायर पोजीशन पे देखना, ये बीमारी है, ये एक्चुअल में बीमारी है। और आपका जो इंस्ट्रक्शंस है वो मेरे बुखार को कम कर देता है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाता है इच्छाओं का। और फिर आपके जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस है मेरे बुखार को कम कर देता है, मेडिसिन की तरह काम करता है मेरे जैसे बद्ध जीव के लिए। वो तो बंधे हुए हैं ना, जो इच्छाओं से बंध गया वो बद्ध जीव, जो इच्छाओं से मुक्त हो गया वो मुक्त जीव। सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इच्छाओं से बंध गया वो बद्ध जीव, और जिसके मन में जीरो इच्छा है वो मुक्त जीव। प्रभुपाद मुक्त जीव थे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज मुक्त जीव थे, फिर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी मुक्त जीव, षड गोस्वामी मुक्त जीव। उनको कुछ भी इच्छा नहीं थी, उनको एट एनी पॉइंट मिडनाइट में भी उठा के बोलोगे ना क्या चाहिए, बोलेंगे कृष्णा राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की सेवा चाहिए, ऐसे बोलेंगे, और कुछ नहीं चाहिए इनको। ये मुक्त जीव है। और जिनके अंदर इच्छाओं से बंध गए हैं, इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही, मतलब चाहकर भी खत्म नहीं हो रही है, अभी उनको बद्ध जीव कहते हैं। तो राजा रोगन ने बोला मेरे जैसा बद्ध जीव की इच्छाओं के लिए मेडिसिन का काम करती है जड़ भरत के इंस्ट्रक्शंस। मैंने कहा आपके आपने जो भी बताया, इट इज एक्टिंग लाइक कूलिंग वाटर फॉर वन स्कॉच्ड बाय हीट। आपने जो भी बताते हो वो ऐसे लगता है जैसे ठंडा ठंडा पानी है जिसकी स्किन बहुत जल रही है धूप से, धूप की वजह से स्किन बर्न्स हो रहा है, और वो स्किन बर्न पे ठंडा पानी पड़ता है तो कैसे लगता है, वैसे आपके इंस्ट्रक्शन से। क्यों अच्छा लगा? अभी सोचो, राजा रघुगण के मन में बहुत सारी इच्छाएं है, राजा रघुगण छोड़ो, अपनी खुद की सोचो। मान लो आपके अंदर 50 इच्छाएं हैं, अब 50 इच्छाओं में से हर मोमेंट पे लगता है ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो बार बार अंदर से कुछ कुछ जीवात्माएं, हंसना भी मुश्किल होता है। सो महाराज कहते थे कुछ लोगों का चेहरा हमेशा ही बनाना जैसे होता है, बनाना केला कैसे होता है ना, ऐसे लटका हुआ। उनको हंसना भी इतना मुश्किल होता है क्योंकि कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलता रहता है, ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, ये चाहिए, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो वो ऐसे वाटरमेलन की तरह उनका चेहरा कभी ऐसे फूला हुआ हंसता हुआ देखते नहीं है, हंसना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, सो यहाँ पे उनकी तो उनकी स्किन भी बहुत जल्दी झुर्रियाँ आ जाएंगी, उनकी स्किन भी बहुत जल्दी वीक हो जाती है और डल हो जाती है। तो यहाँ पे भागवतम में कहा गया है कि राजा रघुगन कह रहे थे कि आपके जो इंस्ट्रक्शन है जड़ भरत के, दे आर एक्टिंग लाइक कूल वाटर फॉर वन हु इज कॉज्ड बाय द हीट, जिसके भी स्किन बहुत बर्निंग हो रही है उसके लिए ठंडे पानी की तरह आपके इंस्ट्रक्शन है। सबसे अच्छे इंस्ट्रक्शन तो यही है जड़ भरत की, कि आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ सोल एंड नॉट बॉडी। तो जैसी मोमेंट में आप अपने आप को आत्मा समझ लेते हो ना, तो बॉडी की सारी दुख आपसे दूर हो जाते हैं, आप बॉडी से परेशान नहीं होते एनीमोर। सो द किंग्स फेस टर्न्ड रेड विथ एम्बेरसमेंट। कहते राजा रोगन, उनका चेहरा अचानक से लाल हो गया एम्बेरसमेंट से। कहते कि बट आई स्टिल हैव डाउट्स, द इंस्ट्रक्शंस यू गेव मी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन आर स्टिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। राजा रोगन कह रहे मुझे अभी भी डाउट्स है, आपने जितना भी बताया वो मुझे अभी भी थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है फॉलो करने में। प्रॉब्लम क्या है, राजा रोगन ने एक भी दिन ऐसा नहीं बताया अपनी जिंदगी में जब उन्होंने अपने आप को एक सक्सेसफुल राजा की तरह इन्विजन नहीं किया हो। उन्होंने बचपन से, जब से ट्रेनिंग चल रही है तब से ही सीइंग हिमसेल्फ एज अ सक्सेसफुल किंग, जस्टिफाइड किंग, जस्टिस देने वाला किंग, सबका फेवरेट किंग,
आसपास के राज्यों के साथ मीटिंग करने वाला किंग, डिसीजन लेने वाला किंग, ढेर सारी रानियां है जिसकी, बहुत सारी दासियां है उसके पास, हर रानी से 10-10 बच्चे हैं। सो बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने ऐसा ही देखा है। और उसने अपने फैमिली में भी देखा है कि बूढ़े राजा कैसे मरते हैं, अगर बुढ़ापे तक जिंदा रहे तो कैसे मरते हैं, ये भी देखा है। तो उसको पूरी पिक्चर क्लैरिटी है कि राजा की जिंदगी होती कैसे है जन्मने के बाद मरते दम तक। तो अभी राजा रोगन कह रहे हैं, तो उनके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि माइंड को कंट्रोल क्यों करूं मैं, जब बिना माइंड को कंट्रोल किए मुझे सब मिल रहा है। अब कोई किसी के पास कुछ भी नहीं होता, तो उनको बहुत तपस्या करके भगवान को बोलना पड़ता है, भगवान एक महल दे दो। फिर भगवान महल दे देते। तो किसी किसी का पुण्य ही इतना कम पड़ जाता है पिछले जन्म का, उसके पास कुछ भी नहीं होता, फिर उनके पास महल नहीं होता रहने के लिए, कुछ नहीं। सो पुण्य कम पड़ जाता है, तो इस जन्म में उनको मिलता नहीं, तो उनको यज्ञ करके, तप करके, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करके भगवान से कुछ मांग कर मिल जाता है। लेकिन राजा रोगन के पास तो बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। तो वाई ही शुड कंट्रोल हिज माइंड, भला उसकी जिंदगी तो अच्छी भली चल रही है। बीच में ही कोई जड़ भरत नाम का पर्सनालिटी आता है और कहता है कि माइंड को कंट्रोल करो, माइंड की बात मानो, बात मत मानो, भगवान की भक्ति करो। ही विल बी लाइक, बिना भक्ति के भी तो सब मिल रहा है, करने की क्या जरूरत है। सो फॉर हिम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि माइंड को मैं क्यों कंट्रोल करूं, मेरी प्रजा कंट्रोल करे तो ठीक है। उनको चोरी करने की जरूरत है, उनको डाका डालने की जरूरत है, उनके पास पैसे कम है, खाना नहीं मिल रहा, सो दे कैन डू ऑल दीज थिंग्स। वाई आई शुड डू, मैं ऑलरेडी कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो राजा रघुगण ने कहा कि आपने जितना भी बताया है वो फॉलो करना बहुत मुश्किल है, मेरे पास बहुत सारा डाउट्स है, प्लस एट द सेम टाइम मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं तो नहीं बना हूँ ये सब कुछ फॉलो करने के लिए। तो ये सिमिलर अर्जुन ने भी यही डिट्टो यही बोला था कि कृष्णा मैं तो ब्राह्मण हूं नहीं, मैं तो क्षत्रिय हूँ, तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाना और तुम्हारी भक्ति करना। तो ये सारे काम मुझसे तो नहीं हो पाएंगे, कोई सस्ता ऐसे अच्छा सा जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगे ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसे करके भगवत गीता में अर्जुन ने भी काउंटर एक्ट किया था कृष्णा को। तो यहाँ पे राजा रघुगण कह रहे हैं कि आपने जो भी बोला मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है, सो प्लीज रिपीट देम इन सिंपल वे। कहते फिर से रिपीट करो, सिंपल वे में रिपीट करो कि एग्जैक्टली मैंने करना क्या है। अभी तक तो जड़ भरत ने बहुत सारी चीजें बताई है मन को कंट्रोल करने की, फिर भी कह रहे हैं राजा रोगन मुझे शॉर्टकट में बताओ कि एग्जैक्टली मैंने करना क्या है। कहते कि मेरा माइंड तो बहुत इंक्विजिटिव है, मैं समझना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसको कहते हैं कि आपका जो ब्रह्मरंध्र केंद्र होता है वो ब्लॉक्ड होता है, जो कभी भी आध्यात्मिकता की बातें करता नहीं, जो आध्यात्मिकता की बातें सुनता नहीं, या फिर आध्यात्मिक किताबें पढ़ता नहीं। उसका ये जो ये होता है हेड का, ये जो यहाँ पे केंद्र होता है, एक काइंड ऑफ यू कैन से कैविटी होती है, तो वो हमेशा के लिए हमेशा ब्लॉक्ड रहती है। और जिसका ये ब्लॉक्ड रहता है ना, उसको स्पिरिचुअल बातें समझ ही नहीं आती। मतलब वो सुन तो लेता है कानों से, बट इट इज मोर लाइक मेरे साथ कोई स्पेनिश में बात कर रहा है, मुझे स्पेनिश समझ ही नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। वैसे ब्लॉक हो जाता है हेड। तो कहते हैं ना कुछ लोग, अरे लोग बूढ़े होते होते पागल हो जाते हैं, सेम चीज 2-3 बार रिपीट करते हैं, उनके सामने कुछ भी बताने जाओ, अंकल ये दवाई दोपहर को 2-2 गोली लेना है, येलो कलर के 2 टैबलेट्स लेने हैं, पिंक कलर की 1 टैबलेट लेना है। क्या बेटा फिर से बताओ, बेटा यहाँ पे लिख के दे दो, बेटा पैकेट के ऊपर भी लिख के दे दो, मुझे याद नहीं रहता ना बेटा, मुझे पता नहीं क्यों मैं भूला जा रहा हूँ, शायद उम्र हो गई है मेरी। इसका मतलब क्या, अंकल जी ने कभी हरे कृष्णा का जाप किया ही नहीं, करते करते अपना ब्रह्मरंध्र केंद्र ओपन रखा ही नहीं, ओवर थिंकिंग करके पूरा शट डाउन हो चुका है। आपका ब्रेन पूरी तरह ऐसे 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 करके यहाँ पे कभी देर इज नो स्पेस लेफ्ट टू थिंक अबाउट एनीथिंग स्पिरिचुअल। इसलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जितनी भी आप फॉलो करते हो, तो आपके भौतिक जगत के जितने भी थॉट्स होते हैं उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और स्पिरिचुअल थॉट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। स्पिरिचुअल थॉट्स की क्वांटिटी बढ़ने से क्या होता है, आपका ब्रेन शार्प रहता है। शार्प क्यों रहता है, क्योंकि मटेरियल थॉट्स जो होते हैं वो ब्रेन को ज्यादा बिजी कर देते हैं।
स्पिरिचुअल थॉट्स ब्रेन को बिजी नहीं करते, हार्ट को बिजी करते हैं। तो ब्रेन थोड़ी देर के लिए आइडल होकर रेस्ट कर पाता है, सांस ले पाता है, ऑक्सीजन ज्यादा सर्कुलेट होता है ब्रेन में। ज्यादा ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है तो नर्व्स हमारे जो होते हैं वो ज्यादा हेल्दी भी रहते हैं। नर्व्स हेल्दी रह गए तो कोई भी चीज सुनो याद हो जाती है, फटाक से याद हो जाती है। बचपन से 5 साल की उम्र से ही ये मेथड प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा भौतिकवादी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा लंबे समय तक सोचना नहीं है। आएगी, आने दो थॉट्स को, आने दो भौतिकवादी थॉट्स को। वो आएंगे चले जाने दो, आएंगे चले जाने दो। आप खुद से उसके अंदर एंटर करके 4 4 5 5 घंटे तक उसको एंटरटेन मत करो। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, समाज में इतनी इनजस्टिस क्यों है, मेरे साथ इनजस्टिस क्यों हो रही है, अन्याय क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया उसने, वैसा। सो कंटिन्यूअस 4 5 घंटे, आप 4 5 घंटे करो, आपको खुद का ब्रेन ब्लॉक हो जाना है। बिकॉज एट दैट मोमेंट यू आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस नेचुरली। तो राजा रहुगण कह रहे हैं कि मेरा माइंड इंक्विजिटिव है, मेरा माइंड, मैं समझना चाहता हूँ लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत सारे डाउट्स है, कुछ कुछ डाउट्स तो आपने क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ डाउट्स है और मुझे क्लियरली समझना है सब कुछ। बट राजा रहुगण की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट राज्य। राज्य कैसे चलाना है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, वो कैसे करना है। सो जड भरत स्माइल्ड, अर्जिंग द किंग टू कंटिन्यू। तो जड भरत ने बहुत अच्छे से स्माइल किया। देखो ये जड़ भरत की जो कंडीशन है वो हमारे सारे ब्रह्मचारियों की कंडीशन है। बेचारे ब्रह्मचारी सारे गृहस्थों के घर पे भागवत कथा सिखाते सिखाते घूमते हैं। किसी किसी के घर पे जाते हैं तो वो घर का जो मालिक है वो आर्किटेक्ट होगा, किसी के घर का मालिक डॉक्टर होता है, कोई घर का मालिक ऑफिसर होता है, कुछ होता है। अब ये ब्रह्मचारी उनके घर पे जाते हैं, प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। किसी किसी के घर का मालिक बिजनेसमैन होता है। तो पूरा लेक्चर हो जाता है और लेक्चर के बाद ये जिसके घर में प्रोग्राम हो रहा है वही जाके उस ब्रह्मचारी को बोलेगा, अच्छा प्रभु जी आपने शुरुआत में जो बताया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, फिर आपने बीच में ये बताया वो तो कुछ समझ में नहीं आ गया। देन दैट ब्रह्मचारी प्रभु जी जो है खाना खाते वक्त आधा घंटा वापस सेम कथा करेंगे। अलग नहीं कुछ बताते, आधी कथा रिपीट करते हैं, सेम बताते हैं। फिर इतने में दूसरे गृहस्थ आएंगे जिनका ध्यान ही नहीं था कथा में, और दे वांट टू शो देयर एरुडाइटनेस। उनको दिखाना है कि हम कथा में प्रेजेंट थे, हमने भले एक ही सेंटेंस सुना लेकिन हम आके बैठे हैं, हम प्रसादम खा रहे हैं, हमने अटेंडेंस को टिक लगाया है। तो वो लोग आएंगे और वो उसी कथी कथा का वही डाउट पूछेंगे जो ऑलरेडी कथा में बताया गया था। ऑलरेडी बताया गया था, फिर वो आएंगे। सो होता क्या है कि राजा रहुगण जैसे जब सारे ही लोग अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, उनको कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बताया क्या जा रहा है। होता कुछ नहीं, बहुत सिंपल ज्ञान होता है, बहुत सिंपलिसिटी से बताया जाता है, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। 2 2 मिनट में, अब वीडियो फैसिलिटी तो है नहीं, लाइव लेक्चर है, तो लाइव लेक्चर में रिवाइंड करके वापस सुन तो नहीं सकते, तो जो बताया है कंटिन्यूस सुनना पड़ता है। सो ये राजा रोगन की तरह हमारे आसपास भी ढेर सारे राजा रोगन भरे पड़े हैं। बहुत सारे राजा रोगन है जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते कथा में, फिर एक सेंटेंस इधर का उधर का सुनते हैं और डाउट पूछ लेते हैं। सो यहाँ पे राजा रघुगण भी यही कह रहे हैं, इतना सब कुछ रामायण हुआ, रामायण होने के बाद पूछ रहे हैं कि मुझे सीता मैया ठीक से समझ में नहीं आई। सो जड़ भरत स्माइल्ड अर्जिंग द किंग टू कंटिन्यू। सो जड़ भरत ने बहुत अच्छा, मुझे एक्चुअली हंसी क्यों आ रही है कि मैं छोटी थी तो बहुत सारे मठ के सन्यासी वगैरह आते थे और मेरे फादर भी यही करते थे। सारा उपदेश देने के बाद मेरे फादर उनको वापस पूछते थे, अच्छा ये बताया, इसका क्या बताया था आपने। तो कहते थे, फिर वो स्माइल करते थे और उनको बताते। फिर नेक्स्ट टाइम अगेन माय फादर इज टू रिपीट, बीच में ही पूछेंगे इसका क्या बताया था आपने, तो अच्छा वही बताया था। तो हमें समझ में आता था कि फादर को बहुत मुश्किल जाती है कंसंट्रेट करके सुनने में उनको, लेकिन उनको इंटरेस्ट तो बहुत है, उनको सीखने की इच्छा तो है, लेकिन याद नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं होता या समझ में नहीं आता, ये 3 चीजों में से कुछ तो प्रॉब्लम होती है। राजा रोगन के साथ सेम प्रॉब्लम हो रही थी। तो जड़भरत ने बहुत अच्छे से स्माइल किया और उन्होंने कहा कि यू सेड दैट सोल डज नॉट एक्सपीरियंस फटीग और पेन्स एंड प्लेजर्स इवन दो इट अपीयर्स दैट इट डज। Could you please clarify this bit more to ease my disturbed mind?
तो राजा ने कहा, आपने कहा कि आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे शरीर तकलीफ से जा रहा हो तो। क्या आप थोड़ा सा इसको ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हो? राजा रघुगण को क्या लग रहा है ना कि आत्मा परेशान होती है, मतलब उन्होंने फिक्स कर रखा है ये चीज दिमाग में कि आत्मा परेशान होती है, और आत्मा परेशान होकर ही शरीर से निकलती है। शरीर एकदम बूढ़ा हो जाएगा, दिखने में गंदा गंदा दिखेगा, बास आने लगेगी उसमें से, तो आत्मा को बड़ा दुख होगा, और आत्मा बोलेगी, ओह आई डोंट वांट दिस बॉडी, आई जस्ट वांट टू लीव दिस बॉडी, ऐसे करके चली जाएगी। इसका मतलब आत्मा को दुख होता है। इसको लेकर, इस हाइपोथेसिस को लेकर राजा रघुगण ने कंक्लूड कर लिया है कि आत्मा फील्स द पेन। तो अभी वापस उन्होंने ही इज बैक टू स्क्वायर वन। इससे पहले जिस चीज को, मतलब एक पूरा चैप्टर जड़ भरत ने एक्सप्लेन किया जो राजा रघुगण ने कॉन्ट्राडिक्ट किया था, और राजा रघुगण एक चैप्टर पीछे जाकर फिर वही से शुरुआत कर रहे हैं कि आपने तो बोला था ऐसे। अभी तक मेरा वो डाउट क्लियर नहीं हुआ है। आपने बीच में तो बहुत सारा रामायण बताया मुझे, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, सेंस को कैसे कंट्रोल करना है, क्यों कंट्रोल करना है, माइंड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब कुछ तो ठीक है। लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आया कि आत्मा को दुख क्यों नहीं होता। आपके हिसाब से आत्मा को दुख नहीं होता, ये मुझे क्लियरली बताओ। सो अगेन इज बैक टू स्क्वायर वन। सो द सेल्फ रियलाइज्ड ब्राह्मण नॉडेड। फिर जड़भरत वापस नॉड किया और स्माइल किया उन्होंने। उनको समझ में आ गया राजा की सुई वहीं पे अटकी हुई है। सो द मटेरियल बॉडी इज मेड ऑफ अर्थ। There are various earthly transformations, some that move and some that don't. तो जड़ भरत ने कहा कि देखो, ये जो मटेरियल बॉडी है, हमारे शरीर जो बना हुआ है, वो अर्थ से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। कैसे पता हमें? आप शमशान घाट पे जाओ, जितनी भी बॉडीज जलाई हुई है ना, उनकी पाउडर हो जाती है, और वो पाउडर बिल्कुल मिट्टी के टेक्सचर की तरह होती है। फर्क इतना है उसका ग्रे कलर होता है, क्योंकि हमारी हड्डियां वाइट है, वो थोड़ा सा स्किन अगर इस चीज के साथ मिक्स हो जाती है तो ग्रे कलर बन जाता है। लेकिन अदरवाइज टेक्सचर तो सेम है सैंड का और हमारी बॉडी का। जलने के बाद हमारी बॉडी से भी ग्रे सैंड बन जाती है, काइंड ऑफ ग्रे कलर के पाउडर बन जाती है। सो उसको राख कहते हैं, जो शिव जी अपने छाती पे लगा के घूमते हैं शमशान घाट। सो इन्होंने बताया, जड़ भरत ने, कि देखो ये मटेरियल बॉडी जो है ना, मिट्टी से बनी हुई है, अर्थ से बनी हुई है। और अर्थ से, मिट्टी से जो भी बनता है, कुछ चीजें हिलने डुलने वाली बनती है। मिट्टी से बनने वाली चीजें, कुछ चीजें हिलती है, और कुछ चीजें स्टैटिक होती है, हिलती नहीं है। जैसे मिट्टी से अगर आप मटका बनाओगे, अपने से तो हिलना नहीं है, उसने उसने एक जगह पे बैठ जाना है। लेकिन इसी मिट्टी से हमारा शरीर बना है, हमारा शरीर तो अच्छे से हिल रहा है, हिल डुल रहा है। बर्ड्स का भी शरीर उड़ रहा है, मिट्टी से बना हुआ ही है। सारी एनिमल्स और इसका सबका शरीर मिट्टी से बना हुआ है। आप पेड़ को जलाओ, पेड़ भी अल्टीमेटली पाउडर बन जाता है। पेड़ भी, लकड़ी जलने के बाद बहुत ज्यादा कोयला बन जाएगा, फिर कोयला को क्रश करके पाउडर बनाया जा सकता है। लेकिन लीव्स को जलाओ, लीव्स की भी पाउडर बन जाती है। आप देखो गार्डन में सारे सूखे हुए पत्ते जलते हैं, उसकी भी पाउडर बनती है। तो पाउडर क्या है? मिट्टी जैसे ही टेक्सचर है उसका। तो कहते हैं मटेरियल बॉडी के दो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं अर्थ के। अर्थ से जो बनता है, वन लिविंग, वन मूविंग, एंड अनदर नॉन मूविंग एंटिटीज बनती है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स। स्टोन जो होता है वो हिलता नहीं है, लेकिन जो बॉडी है, बट द बॉडीज ऑफ दिस पैलेंक्विन कैरियर्स टू। तो उन्होंने कहा देखो, ये पालकी उठाने वालों का शरीर तो हिल रहा है, पत्थर तो हिल नहीं रहा, वो भी पृथ्वी तत्व से बना है, और इनका शरीर भी पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, लेकिन एक हिल रहा है, दूसरा नहीं हिल रहा। तो जड़ भरत ने फिर ऐसे कैरियर्स को देखा, पालकी कैरियर्स। तो पालकी वालों ने ऐसे नीचे देखा, उनको बड़ा एम्बेरसिंग लगा। उन्होंने सोचा कि ओहो, हम तो अपने आप को पालकी उठाने वाले समझ रहे हैं, हम तो एक्चुअली मिट्टी से बने हुए हैं, एक्चुअली ये शरीर मिट्टी है। हमने अननेसेसरी इस मिट्टी को समझ बैठे कि पालकी उठाने वाले हैं। सो उन्होंने अपने आप को कैरियर समझ बैठे थे। कैरियर है नहीं, मिट्टी से बना हुआ शरीर है। तो जड़ भरत ने कहा, अपॉन देयर शोल्डर्स इज अ वुडन palanquin, and within the palanquin is so called king of Savira। तो जड़ भरत ने कहा कि ये जो पालकी उठाने वाले लोग हैं, उनके कंधे पे पालकी है,
और इस पालकी में बैठा हुआ सो कॉल्ड राजा है, राजा किंग ऑफ सोवेर। कहते कि सो कॉल्ड मतलब तथाकथित। अगर अभी के अभी राहुगण की मृत्यु हो जाए, मर्डर हो जाए, तो इमिजिएटली राहुगण का पहला बेटा जो है राजा बन जाएगा। सो ही इज रिप्लेसेबल, राजा इज रिप्लेसेबल। पता है सबसे ज्यादा डेंजर क्या होता है राजा के लिए? राजा जब राजा बनता है, एक राजकुमार जब राजा बन जाता है, फाइनली उसके पिता की मृत्यु होती है और राजा बन जाता है, सब लोग उसके पीछे पड़ते हैं, शादी करो शादी करो शादी करो। अच्छा, विवाह कर देते हैं तो कहते हैं कि अब राज्य के लिए एक वंश होना चाहिए, राज्य के लिए एक बेटा होना चाहिए। तो द मोमेंट पहला बेटा होता है ना राजा को, तो जितने भी प्रधानमंत्री उसके दरबार में होते हैं ना, वो देखते हैं कि ये राजा हमारी बात सुन रहा है या नहीं, ये राजा हमारी बात सुन रहा है या नहीं। अगर जैसे ही ऐसे सब लोग मिलकर ही राज्य चला रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको दिखता है कि ये राजा बहुत ही ज्यादा अपनी मनमर्जी करता है, कभी राजा वेन्ना की तरह निकलेगा, मनमर्जी करेगा, कभी कभी बिल्कुल ही टीम वर्क में बिलीव नहीं करता, उसको जो चाहिए वही करता है। और दरबार में अगर कुलगुरु श्रेष्ठ कुछ बता रहे उसकी नहीं सुनना, चार लोग कुछ बता रहे उनकी सुनना नहीं, उनको जो डिसीजन लेना है वही राजा करेगा। उस वक्त चांसेस होते हैं कि आपके ही मिनिस्टर्स जो है वो राजा को मारेंगे, और उनका छोटा बेटा जो है, भले वो 4 साल का 5 साल का हो, उसको राजा घोषित कर देंगे और गद्दी पे बैठा देंगे। अब हो गया राजा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का बेटा हो गया। सो राजा के लिए शादी करना अनिवार्य है, बच्चा पैदा करना, बेटा पैदा करना अनिवार्य है। लेकिन बेटा पैदा करने के बाद सुख नहीं है, क्योंकि बेटा खुद बेटा, बेटे के अंदर कोई जेलसी नहीं है, उसके अंदर कोई रिवेंज ऐसे है नहीं। लेकिन राजा की जिंदगी डेफिनेटली खतरे में, क्योंकि वो रिप्लेसेबल हो जाता है, वो इमीडिएटली उसकी जगह कोई और ले भी सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जड़ भरत की, और उस पालकी में बैठा हुआ तथाकथित राजा है, नाम के लिए ही राजा है, उसकी जगह कोई और भी ले सकता है। फिर जड़ भरत ने फिर से ऐसे ग्लांस किया, तो जड़ भरत ने कहा कि द बॉडी ऑफ द किंग इज अनदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अब ये राजा है, सो कॉल्ड राजा है, उसकी भी बॉडी देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन है। पृथ्वी तत्व एक अलग तरीके से एक आकार ले चुका है, और वो आकार राजा की बॉडी, उस आकार को राजा की बॉडी कहा जा रहा है। सो द बॉडी ऑफ द किंग इज अनदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ, कह रहे अनदर ट्रांसफॉर्मेशन, बट विद इन दैट बॉडी यू द सोल इज सिचुएटेड। कहते कि अब ये पृथ्वी तत्व से जो एक आकार बना हुआ है, उस आकार के अंदर, हे राजा रघुगण, तुम आत्मा हो, तुम बैठे हो। वो पृथ्वी तत्व से बना हुआ शरीर है, उसके अंदर तुम बैठे हो, और फॉल्सली थिंकिंग, और तुम उस आकार के अंदर बैठे हो और अपने आप को राजा समझ बैठे हो। लेकिन वो शरीर तो पृथ्वी तत्व का है, तुम्हारा तो है ही नहीं। लेकिन तुमने झूठ मूठ ही अपनी प्रोप्राइटरशिप उस पे ठप्पा लगा दिया है कि मैं तो राजा हूं। वो तो सिर्फ एक मिट्टी का शरीर है, तुम राजा हो ही नहीं, तुम आत्मा हो, तुम उसके अंदर बैठे हो। तो जब भी समझना है अपने आप को, सबसे इजी, मैंने आपको पहले भी बहुत बार ये एग्जांपल दिया, अगेन आई विल टेल यू। आपको इमेजिन करना है कि आप आत्मा कैसे हो, तो हमेशा अपनी बॉडी को मटका समझना, और उस मटके के अंदर अगर पेबल है तो वो पेबल हम है, ऐसे सोचना है। तो ये मटका जो है, ये मिट्टी से बना हुआ मटका है, वो एक दिन फूटना है, उसकी पाउडर बन जानी है, ग्रे कलर की पाउडर बन जानी है। अंदर का जो पेबल है वो जलेगा नहीं, लेकिन आप चाहे 10 बारी चिता पे चढ़ाओ, लेकिन वो स्टोन पेबल जलेगा नहीं। राइट? मेरे पास अभी होता पेबल तो मैं दिखा देती, बट ऐसे स्टोन्स होते हैं ना, पिंक कलर के स्टोन्स होते हैं, उसको मटके में डालो, वो मटका फोड़ो फोड़ो फोड़ो, जला दो उस मटके को, लेकिन वो पेबल जलेगा नहीं, इतनी पावर होती है। वैसी ही आत्मा है। तो जड़ भरत ने फिर कहा कि द किंग, किंग ने भी अभी नीचे देखा, किंग को भी थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हुई, किंग को समझ में आ गया, ओहो, मैं तो राजा हुई नहीं, मैं जिसको मैं समझ रहा हूँ वो तो मेयर पृथ्वी तत्व का मैनिफेस्टेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आकार मैं नहीं हूँ, ये आकार मिट्टी से बना हुआ है।
सो महाराज गाते थे ना, सुंदर काया मिट्टी होगी, आखिर होगी चला चली। कहते कि ये सुंदर काया जो है एक दिन मिट्टी होगी, और एंड में क्या होगी, चला चली। चला चली मतलब सब बोलेंगे बॉडी को हटाओ, स्मेल आ जाएगी, सब बच्चों को फोन करेंगे और बोलेंगे जल्दी आ जाओ, अंतिम संस्कार करने हैं, नहीं तो बॉडी से स्मेल आना शुरू हो जाएगा, 4 लोग आने वाले हैं घर में, क्या सोचेंगे, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। बच्चा अमेरिका में होगा, वो बोलेगा नहीं 2 दिन बाद की फ्लाइट मिल रही है, सारी फ्लाइट्स बुकड है। तो ये लोग कहेंगे ठीक है हम संस्कार कर देते हैं, तुम 10वें पे सारे संस्कार कर लेना। और बेटा आए ना आए, बेटी आए ना आए, 2 दिन में बॉडी, जो पड़ोसी होते हैं ना वो भी रफा दफा कर देते हैं, किसी का वेट नहीं करते। इसको कहते हैं सुंदर काया मिट्टी होगी, आखिर होगी चला चली। सो दिस इज व्हाट, तो सेम ये भागवतम का ही भजन है। तो जड़ भरत ने कहा कि, जड़ भरत ने जैसे ही कहा तो राजा अपने आप को देखने लग गया ऐसे, और बहुत एम्बेरस्ड फील कर गया कि ओहो ये तो मिट्टी का आकार है, इसके अंदर मैं बैठा हूं और मैं अपने आप को राजा समझ बैठा। सो जड़ भरत ने फिर स्टर्नली कहा, एंड मोर देन दिस यू हैव बीन अनजस्ट टू दिस इनोसेंट कैरियर्स। कहते कि तुमने एक तो मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तुम राजा हो, और उससे भी बड़ी बात, तुम अन्याय कर रहे हो ये पालकी उठाने वालों पे। जो तुम्हारी पालकी उठा रहे हैं, तुम उनको पेमेंट भी नहीं दे रहे हो, तुम उनसे फ्री में काम करा रहे हो। कैसे पता, बीच में से ही किसी को रिक्रूट कर लिया। ऐसा भी नहीं कि भाई, एक प्रोसेस होती है कि सारे पालकी वाले जो है, जैसे सारथी होता है, सारथी को बोल दिया पालकी वालों को गांव में नोटिस लगाओ कि पालकी उठाने वाले चाहिए, फिर वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो राजा की पालकी उठाने के लिए आ जाएंगे, फिर उनको मंथली भुगतान का कुछ बताया जाएगा। ऐसा भी नहीं, तुम्हारा एक पालकी कैरियर बीमार पड़ जाता है, तुम रोड से किसी को भी उठा लेते हो और कहते हो पालकी उठाओ। ये भी नहीं कि भाई हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, इतनी इतनी सोने के कॉइन्स देंगे, सिल्वर के कॉइन्स देंगे। कोई ऐसा हिसाब किताब है नहीं, बिना किसी हिसाब किताब के तुम फ्री में इनसे काम करा रहे हो। तो कहते इसके ऊपर तुम तो अपने आप को मिसअंडरस्टैंड कर गए कि तुम राजा हो, ऊपर से तुम फ्री में काम करा रहे हो, तुम अन्याय करा रहे हो। दे आर सफरिंग फ्रॉम सच इनजस्टिस। ये सारे जो पालकी उठाने वाले, कितना अन्याय हो रहा है उनके साथ। लेकिन तुम्हारा प्राइड है, जिससे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा घमंड है कि तुम्हें लगता है कि तुम इनका रक्षण कर रहे हो। तुम्हारा प्राइड है, जो तुम्हारे अंदर जो है ना, मैं राजा हूं, इसकी वजह से प्राइड आ रहा है, और प्राइड की वजह से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि तुम इनका रक्षण कर रहे हो। इंस्टेड दिस शोज दैट यू आर क्रूएल एंड अनकाइंड। इससे पता चलता है कि तुम बहुत ही क्रूएल हो और अनकाइंड हो, मतलब काइंडनेस है नहीं तुम्हारे अंदर। किसी से फ्री में काम कराना बिल्कुल ही गलत बात है। सो हाउ कुड एनीवन थिंक ऑफ यू एज अ ग्रेट मैन एडवांस्ड इन नॉलेज। तो कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसे सोच कैसे सकता है कि ये बहुत ग्रेट राजा रहुगण बन के गए हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान है। देखो, हाउ कैन एनीवन थिंक दैट यू आर अ मैन ऑफ एडवांस नॉलेज, मतलब आपका पास कितना भी नॉलेज हो, बट अगर आप एंटी भागवतम बिहेवियर कर रहे हो ना, कोई आपने पीएचडी कर रखी हो तो भी कोई भरोसा नहीं करेगा कि आप पढ़े लिखे हो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितने भी पढ़े लिखे हो। लेकिन आज मैं किससे बात कर रही थी, उन्होंने क्या बोला कि मैंने डबल पीएचडी कर रखी है, और फिर भी मैं एक किसी पार्टी में गई, तो मुझे उन्होंने पूछा कि आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है। कहते देख के पता नहीं चलता कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इतनी पढ़ाई कर चुकी हूँ एंड ऑल दैट। तो उनको ये क्वेश्चन से भी ऑफेंड हुए कि किसी ने उनको पूछा कि आपने क्या ऐसा पढ़ा लिखा है कि आपको ऐसे बड़े कॉलेज में आपको नौकरी मिली। तो कहती कि इनको देखकर समझ में नहीं आता मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ एंड ऑल दैट। सो होता क्या है ना कि आप अपने आप को जैसे ही एज अ बॉडी आइडेंटिफाई करते हो, नाउ यू कैन नॉट हैंडल समबडी पुटिंग यू डाउन इन एनी विच वेज, क्योंकि आप तो अपने आप को एज ए पीएचडी आइडेंटिफाई कर रहे हो, बाकियों को तो पता ही नहीं है। सो यहाँ पे जड़ भरत कह रहे हैं कि तुम एक तो अपने आप को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम राजा हो, तुम्हारी आइडेंटिटी राजा है ही नहीं, तुम हो मिट्टी के शरीर।
मिट्टी के शरीर के अंदर तुम बैठे हो, तुम हो तो सिर्फ आत्मा ही हो, तुम और कोई आइडेंटिटी है नहीं तुम्हारी। तो कहते हैं कि एक तो तुम ऐसे अपमान करते हो, इनजस्टिस करते हो, अन्याय करते हो, तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है। और इससे पता चलता है कि तुम उनको फ्री फ्री में काम करा रहे हो, इससे पता चलता है कि तुम बहुत ही निर्दयी हो, तुम्हारे अंदर कोई काइंडनेस है नहीं। सो कोई भी तुम्हें पढ़ा लिखा समझ नहीं सकता। सो एक बार आप पढ़ लिख जाते हो ना, तो ये जिम्मेदारी है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स टू रियली बिहेव लाइक अ लर्नड पर्सन। नाउ यू कैनॉट एक्ट द वे यू वांट, अपने विम्स के हिसाब से नहीं एक्ट कर सकते। बिकॉज जैसे ही विम्स के हिसाब से जेड़े मर्जी जैसे भी बिहेव करना है वैसे करेंगे, तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा कि आप पढ़े लिखे हो। सो आजकल जो मैं बता रही थी, उन्होंने किया होगा कुछ ना कुछ, इधर उधर ऐसी बातें की होगी, जो वेल्ले लोगों का काम होता है, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। तभी लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ये पढ़े लिखे हैं। सो पढ़ा लिखा होने का मतलब होता है साथ साथ आपके अंदर मच्योरिटी वाले गुण भी आ जाते हैं, आप हमेशा ही छोटे बच्चों की तरह ऐसे काम नहीं करते। सो कहते हैं जड़ भरत कि मुझे इतना पता चल गया है कि आप क्रूएल और अनकाइंड हो, राजा रहुगण को बोला। सो हाउ कुड एनीवन थिंक दैट यू आर अ लर्नेड मैन, एजुकेटेड मैन हो? कोई किसी कोई भरोसा ही नहीं होगा कि आप एजुकेटेड हो। सो द कैरियर्स गास्ट, अब जितने भी पालकी उठाने वाले थे ना, उन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, गास्प फॉर द ब्रेथ, कि ये क्या बोल दिया इसने, कि राजा रोगन के पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है और कोई भरोसा ही नहीं कर सकता कि इनके पास ज्ञान है। सो इट सीम्ड दैट हिज आईज बीम्ड विद टीयर्स, ऐसे लगा जैसे राजा रोगन की आंखों में पानी आ गया। जड़ भरत, फिर आवाज एकदम सॉफ्ट हो गई, एकदम सॉफ्ट हो गए। जड़ भरत ने कहा, ओ डियर किंग, आर बॉडीज आर जस्ट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अर्थ एंड विल रिटर्न टू अर्थ एट डेथ। कहते कि हमारा शरीर बस पृथ्वी तत्व से एक अलग आकार लेकर लिया है, लेकिन मृत्यु के बाद हम वापस मिट्टी हो जाएंगे, हमारा शरीर वापस मिट्टी हो जाएगा। So one may say that different varieties of life come from Earth planet itself. तो आप ये भी कह सकते हो कि पृथ्वी से अलग अलग तरीके के जीवात्माओं को शरीर मिलता है। However, the universe may appear to be the cause of life, but it is not a fact. ऐसा देखते वक्त लगता है जैसे कि ब्रह्मांड कारण है अलग अलग जीवात्माओं को शरीर देने के लिए, बट वो रियल रीजन है नहीं। देखते वक्त ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मा जी ने दिया है जन्म, फिर एक पेड़, दो पेड़ मिलकर 10 पेड़ बना रहे हैं, दो बिल्लियां मिलकर 10 बिल्लियां बना रही है, दो दो कुत्ते मिलकर 20 कुत्ते बना रहे हैं। देखते वक्त ऐसे लगता है जैसे ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इट मे अपियर बट इट इज नॉट अ फैक्ट, ये कोई फैक्ट है नहीं। Even the atomic particles which make up the universe are impermanent and not the cause। तो जो एटॉमिक एटम्स है जो पूरे यूनिवर्स में भर चुके हैं, एक भी ऐसी जगह नहीं है, इवन वैक्यूम में भी ऐसी जगह नहीं होती जहां पे एटम नहीं होता। एटम हर जगह होते हैं। तो ये वाले जो एटम है जो हर जगह होते हैं, वो भी परमानेंट नहीं होते। इसका मतलब क्या, एटम भी फूटते रहते हैं, उनका उनकी भी लाइफ खत्म होती रहती है। तो वो लोग कॉज नहीं हो सकते किसी चीज का। फिलोसोफर्स को ऐसे लगता है, लेकिन ऐसा कुछ सच है नहीं। फिलोसोफर्स को क्या लगता है कि एटम मरता नहीं, बट द ट्रूथ इज कि मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एटम भी डिस्ट्रॉय होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिवर्स आर फिक्स्ड, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिवर्स आर गोइंग ऑन डिक्रीजिंग और दे आर इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एटम हमेशा खत्म होगा, मटेरियल एलिमेंट है, उसने तो खत्म होना ही होना है। इसलिए ये जो थियोरी होती है कि एटम नहीं होता, ये बिल्कुल गलत थियोरी है। आगे क्या था हम कल करें? समझ आ रहा है क्या? ये बहुत हैवी हो रहा है। आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूजन हो रहा है, हैवी हो रहा है। ऐसा हैवी लग रहा है तो हम धीरे धीरे करेंगे, आधा आधा घंटा ही करेंगे ये चैप्टर। राजा रघुगण को समझ में नहीं आया तो इट इज वेरी नेचुरल, अगर यहाँ पे भी किसी को समझ में नहीं आता तो। ठीक है, समझ आ रहा है क्या या नहीं आ रहा? माता जी प्रॉपरली नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, तो हर रोज हम क्या करेंगे ना, आधा आधा घंटा करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये जो जड़ भरत की कहानी है हम सिर्फ आधा घंटा करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे, हम ज्यादा कवर नहीं करेंगे। ठीक है, पहला देखो, सिंपल से मैं शॉर्ट में आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि राजा रहुगण ने पूछा है
कि आत्मा को पेन क्यों नहीं होता, आपके हिसाब से होता नहीं है, तो ये कैसा है, क्या है? तो जड़ भरत बता रहे हैं कि आत्मा को पेन इसलिए नहीं होता क्योंकि शरीर मिट्टी से बना है, आत्मा मिट्टी से थोड़ी बनी है। शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाना है, आत्मा मिट्टी से नहीं बनती। तो एलिमेंट जो यूज होते हैं आत्मा बनने के लिए और शरीर बनने के लिए, टेक्निकली स्पीकिंग दोनों के तत्व ही अलग है। शरीर बनता है मिट्टी तत्व से, आत्मा मिट्टी तत्व से नहीं बनती। तो जो मिट्टी को तकलीफ होगी वो आत्मा को कैसे तकलीफ हो सकती है? तो ये पहला आर्ग्यूमेंट अभी जड़ भरत ने पुटअप किया है, बहुत ही सक्सेसफुली पुटअप किया है। फिर अभी उसी को लेकर बोल रहे हैं कि अगर आप शरीर से अपने मिट्टी को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ये गलत है। ना पालकी उठाने वाले पालकी कैरियर्स है, ना आप राजा हो। आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, आप राजा हो। ये लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये पालकी उठाने वाले हैं। ओरिजिनली आप सब सिर्फ मिट्टी के पुतले हो, और मिट्टी के पुतलों के अंदर आप रिसाइड कर रहे हो, इसके अंदर आप रह रहे हो। आप सब लोग एक दिन वापस आपका शरीर जो है मिट्टी का होने वाला है, ऐसे करके बताया है उन्होंने। और कह रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन को तकलीफ होती है तो जबरदस्त, इसका मतलब ये नहीं कि मिट्टी के अंदर जो पेबल है उसको तकलीफ होती है। तो वैसे ही आपके शरीर को तकलीफ होती है, इसकी मतलब ये नहीं कि आपके आत्मा को तकलीफ होती ही होती है। अंडरस्टूड? मोटा मोटा यही एक्सप्लेन किया है उन्होंने। अभी समझ में आ रहा है? हाँ माता जी, बट माता जी अगर हमारे शरीर को कोई डिसीज हो जाता है तो तभी भी आत्मा हैप्पी होती है अंदर। अभी देखो ना, इतने सारे भक्त थे हमारे, षड गोस्वामी ही देख लो। षड गोस्वामी को फोड़े आते थे तो उनको तकलीफ नहीं होती थी फोड़ों की, क्योंकि वो कंटिन्यूअस राधा रानी को याद करते थे। तो राधा रानी क्या करती थी? हरि नाम इज द बेस्ट पेन किलर। महाराज कहते थे कि कितने भी पेन किलर खा लो आप एलोपैथी के, उससे क्या होता है, आपको अल्सर हो जाता है पेट में। स्ट्रांग होते हैं ना पेन किलर्स, तो पेट हैंडल नहीं कर पाता स्ट्रांग पेन किलर्स, स्टीरॉइड्स भी हैंडल नहीं कर पाता। तो पेट में कहीं ना कहीं अल्सर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हरि नाम वो पेन किलर है जिससे अगर बॉडी में पेन हो रहा है ना तो वो पेन होना भी बंद हो जाता है। मतलब पेन तो रहता है लेकिन ध्यान नहीं जाता पेन पर। सो मैक्सिमम हमारे जितने भी आचार्य है, ये लोग बाद बाद में ना पेन किलर खाना वगैरह बंद कर देते हैं, बट द ट्रुथ इज कि वो सफर भी नहीं करते पेन से। पेन होता ही नहीं हरि नाम लेने से। सो आपका क्वेश्चन क्या था? माता जी अगर हमें डिसीज हो जाता है कोई, तभी भी हमारी जो आत्मा है वो हैप्पी होती है क्या? हाँ, मतलब हम लोग आत्मा हैप्पी होते हैप्पी हैं? हो सकती है प्रोवाइडेड you get you enjoy krishna katha, provided you have a nice book in your hand and you are reading krishna's favorite pastime, your favorite pastime about krishna, then the suffering will not जैसे एक माता जी मैंने आपको बताया था यूगोस्लाविया में थी और उनका ऑपरेशन होना था, उनको बताया था कि वो जिंदा नहीं रहेंगे या फिर बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। तो उनकी जब सर्जरी चल रही थी तो शी वॉज कॉन्स्टेंटली रिसाइटिंग नरसिम्हा कवच। सो नरसिम्हा कवच रिसाइट कर रहे थे तो उनको पेन महसूस ही नहीं हुआ, और वो सक्सेसफुली वो भी जिंदा बाहर आ गई और बच्चा भी जिंदा बाहर आ गए। जबकि यूएस से डॉक्टर्स को बुलाया था और सब लोग मिलकर उनकी सर्जरी कर रहे थे और सबको गारंटी थी कि बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। आइदर माँ जाएगी या बच्चा जाएगा, किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा। बट लकीली दोनों बाहर आ गए। बट कहने का मतलब ये है कि उनको तकलीफ नहीं हुई। शी वॉज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग नरसिम्हा कवच। अगर आप चूज करते हो कृष्णा कॉन्शियसनेस तो शरीर को जो जख्म हुआ है उसका दर्द नहीं होता। बट इफ यू चूज टू फोकस ऑन जख्म तो जख्म का दर्द तो होगा ही होगा। तो आप फोकस किस पे करते हो ये बहुत मैटर करता है उसमें। ये मैंने तो खुद माता जी, प्रैक्टिस भी किया हुआ है। आई हैव प्रैक्टिस दिस पेन ओवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैंने एक ऐसा यही किया था कि जब भी मुझे लगेगी तब मैं कृष्णा को याद करूंगी, जब भी मुझे वायरल होगा मैं कृष्णा को याद करूंगी। सो काफी हद तक तो यू आर एबल टू ओवरकम योर डिसीज विद द हेल्प ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इफ यू मेक दैट, दैट इज द ओनली वे टू ओवरकम फियर ऑफ डिसीज इन द बॉडी। सबके अंदर आप दुखों से बाहर आ सकते हो, आप क्रोध से भी बाहर आ सकते हो, दुखों से बाहर आ सकते हो। लेकिन जो एक अंदर एक डर होता है ना, मेरे शरीर को लग ना जाए, मेरा शरीर को तकलीफ हो जाएगी, स्क्रैच नहीं आना चाहिए,
तो वो डर से बाहर निकालने का तरीका ही हरि नाम है। एट सम पॉइंट इन योर लाइफ यू नीड टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग हरि नाम टू ओवरकम फियर रिलेटेड टू बॉडी। कभी ना कभी तो ये स्टार्ट करके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और खुद एक रियलाइजेशन लेना पड़ेगा फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आत्मा डजंट फील द पेन। शरीर का पेन अलग है वसुधा, और आत्मा नहीं फील करती। आत्मा सिर्फ एक पेन फील करती है, और वो है पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, जो राधा रानी ने, गोपियों ने महसूस किया था, इंटेंसली महसूस किया था। और उनका शरीर में फिर जलन होती थी, बर्निंग सेंसेशंस होते थे। सो वो एक्सट्रीम पेन, आत्मा को सिर्फ एक ही पेन फील होता है, एंड दैट इज पेन इन सेपरेशन, दैट्स ऑल। बाकी सारे शरीर के पेन है। और शरीर का पेन कैन बी नेविगेटेड वेरी सक्सेसफुली यूजिंग द साइंस ऑफ सोल। बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको जेन्युइन इंटरेस्ट हो कृष्णा स्टोरीज में, कृष्णा कथा में, हरि कथा में जेन्युइन इंटरेस्ट हो ना, यू कैन वेरी इजीली नेविगेट थ्रू द पेन। ठीक है। ओके माता जी। आप बट माता एक्सपेरिमेंट। जी, हाँ, बोलो बोलो। अगर कोई मटेरियलिस्टिक है जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कृष्णा कथा में या फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में, या फिर जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि उन्हें पता ही नहीं भगवान क्या है या फिर एग्जिस्ट करता है, हाँ हाँ। तो उन्हें जब फील होगा कि पेन हो रहा है उन्हें, तब उस उन्हें ओरिजिनली पेन नहीं हो रहा होगा, बस लगेगा कि उन्हें पेन हो रहा है। अरे उनको तो पेन ज्यादा होगा, उनका पूरा माइंड, इंटेलिजेंस, सब कुछ फोकस पेन पे होगा, तो पेन बढ़ेगा ना। पेन पे फोकस जाएगा तो पेन ज्यादा फील होगा। पेन पे फोकस नहीं जाएगा तो पेन फील नहीं होता। ट्राई करके देखो कभी, हाथ पैर को कभी कुछ लगेगी तो मेडिटेट करके देखना, पेन पे आपको पल्स फील होगी, थट 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 थट। हेडेक हो रहा है तो आपको अपनी पल्स फील होगी कि कहाँ पेन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ पे मेरी नस ऐसे 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 हो रही है। फिर फोकस करके देखो, यू कैन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इट इज पल्सेटिंग। इतना ज्यादा फोकस करके आपकी मास्टरी हो जाती है पेन पे, और वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, उसकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है। बट सपोज हेडेक हो रहा है आपको, एंड यू एंगेज योर सेल्फ इन लिसनिंग अबाउट हरि कथा, और कोई भी आप रामायण सुन लेते हो, महाभारत सुन लेते हो, या फिर भागवत कथा सुन लेते हो, उस वक्त के लिए आप इतना एंजॉय करते हो कि आपको वो पल्सेटिंग पल्स ऐसे ऐसे पल्सेट हो रही है, पता भी नहीं चलता। और थोड़ी देर बाद वो पेन चला जाता है। कैसे चला जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। कोई भी पार्ट में पेन आता है ना, तो वो पार्ट क्या कहता है, मुझे देखो, मेरी तरफ ध्यान दो, तुमने मुझे ध्यान नहीं दिया, ध्यान दो ध्यान दो। अब जैसे ही उस पार्ट को हम ध्यान देते हैं, तो वो पार्ट इतना खुश हो जाता है बॉडी का, वो कहते हैं कि वाह, पेन देने से ध्यान मिलता है, हाउ नाइस, अब मैं और पेन जनरेट करूंगा इस बॉडी में ताकि मुझे ध्यान मिले। तो वो बॉडी पार्ट और हैबिट में हो जाता है, उसको लगता है मुझे ध्यान नहीं मिलता, तो मुझे ऐसे हेल्दी रहता हूँ तो ध्यान नहीं देते। मैं थोड़ा सा पेन कराता हूँ बॉडी को, मैं पेन कराऊंगा तो ये मेरे को ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे, मसाज करेंगे, तेल लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन अटेंशन देंगे पक्का। हाथ तो फेरेंगे, एटलीस्ट हाथ तो फेरेंगे, वैसे तो सर पे कोई ध्यान नहीं देता, हेडेक होने के बाद ही ऐसे 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 करने लग जाते। तो ये बॉडी पार्ट कहता है कि इट इज अ नाइस वे टू गेट अटेंशन, सो नाउ जस्ट लेट मी स्टार्ट पल्सेटिंग। अब लेट मी स्टार्ट पल्सेटिंग करके वो पेन शुरू कर देता है, फिर आप भी ध्यान देते हो, आपका और पेन का रिश्ता बन जाता है काइंड ऑफ, कि पेन इज इक्वल टू अटेंशन, पेन इज इक्वल टू अटेंशन, पेन इज इक्वल टू अटेंशन। सो महाराज बहुत अच्छे से कहते थे, महाराज हमेशा कहते थे कि जब भी पेन हो रहा है ना, तो सबसे पहला काम करो, उसको इग्नोर करो, ऐसे एक्ट करो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट इज वेरी डिफिकल्ट, मुझे समझ नहीं आता था जब मैं तब 26 साल की थी, तो मुझे समझ नहीं आया था कि ऐसे कैसे एक्टिंग करनी है, पेन तो हो रहा है ना, पेन हो रहा है तो हम बोलेंगे बोलेंगे। एक तो मेरा बॉडी थ्रेशोल्ड भी मेरा बहुत कम था, बिल्कुल ही टॉलरेंस जीरो था मेरा बॉडी का। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट फंडा ही समझ में नहीं आता था। प्लस मैं राजकोट गई थी तो मैंने एक बहुत सीनियर माता जी को देखा था, शी वॉज लाइक 45 ईयर ओल्ड।
तो तब उन्होंने, उनको वायरल हो चुका था और मेरे सामने वो टिश्यू पेपर्स पे छीके जा रहे, छीके जा रहे। तो मैंने उनको बोला भी कि आप मेडिसिन क्यों नहीं लेते। तो कहते कि नहीं, महाराज डिड नॉट एडवोकेट मेडिसिन। मैंने कहा है ये क्या है, अब मुझे मेडिसिन गिव अप करने पड़ेंगे। तो वो बड़ी हंसी आई थी मुझे। सब हंस रहे थे कि ये छोटी सी आई है और इसको बड़ा डर लग रहा है कि ऐसे कैसे जिंदगी जीनी है विदाउट मेडिसिन, ये वो करके। सो फिर उस वक्त उन्होंने वो लेक्चर लगाया मेरे लिए। और उन्होंने उसमें महाराज ने कहा था कि the first thing when you go through pain is you ignore the pain and focus on Bhagavatam. You just open Srimad Bhagavatam and start reading Bhagavatam. आप इतना ही करो। और मैंने लिटरली, वो मेरे सामने वो माता जी थी, मैंने उनको देखा था, उनके हाथ में किंडल था और वो किंडल में भागवतम पढ़ती रहती थी, पढ़ते, और उनको प्रॉपर अच्छा खासा वायरल हो चुका था, सर्दी हो चुकी थी। बट शी वॉज नॉट टेकिंग पेन किलर, ना वो मेडिसिन ले रही है ना कुछ कर रही है। और हम 3 दिन या 5 दिन के लिए थे शायद राजकोट में। मैंने देखा मेरे सामने उनको वायरल हुआ, मेरे सामने वो 2 दिन में रिकवर हो गई। मैंने कहा आप 2 दिन में कैसे रिकवर हो गए, मिनिमम टाइम 3 दिन होता है, आप 2 दिन में कैसे रिकवर हुए। कहते दैट इज द मैजिक। आप मेडिसिन लेते हो तो आप दबाते हो अपनी बीमारी को, और फिर वो दबी हुई बीमारी और ज्यादा उछल के बाहर आ जाती है। बट जब आप दबाते नहीं हो, आपका शरीर कफ छोड़ना चाहता है, बाहर छोड़ना चाहता है, वो सारी अनवांटेड चीजें बाहर फेंकना चाहता है, और आप उसको फेंकने देते हो तो आप कोऑपरेट करते हो। बट एट द सेम टाइम आप बहुत अटेंशन नहीं दे रहे हो वायरस को, आपके शरीर में जो वायरस आया है आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो तो वायरस को लगता है इस शरीर में रुक कर कुछ फायदा ही नहीं है, वो वायरस अपने आप ही मर जाता है लैक ऑफ अटेंशन की वजह से। सो चाहे वो बुरा वायरस हो या बुरे से बुरा वायरस हो, लैक ऑफ अटेंशन से एवरीबडी हैज द कैपेसिटी टू किल देमसेल्व्स। इतना ज्यादा वो बुरी फीलिंग होती है, वायरस को भी बुरा लगता है कि नोबडी इज गिविंग मी अटेंशन, एंड देन वायरस गोज अवे। सो बॉडी पार्ट्स की भी हैबिट ऐसी होती है। सो यू हैव टू इग्नोर द पेन। पुराने जमाने से चला आता रहा, ये कोई नया फंडा है नहीं। मुझे याद है मेरे दादी दादा भी बताते थे कि पाल के रखना है पेन को। कहते थे दर्द को पालना है, आपको दर्द को कुछ पाल के रखना है तो पाल के रखो, या फिर अपने काम में लग जाओ, दर्द अपनी जगह काम अपनी जगह, काम करो दर्द भूल जाओगे। और फौज में तो और भी आगे जाते हैं। फौज में तो आर्मी में क्या करते हैं, अगर आपको बुखार आया है तो कहते थे पिट्ठू बांध, और पीछे 5 किलो का या 20 किलो का पिट्ठू बांध के कहते थे, कहते 10 किलोमीटर रनिंग करके आ जा। अभी इतना वजन लेके बंदा, मतलब ऑलरेडी बुखार है उसको, ठीक है, बुखार में बंदा रनिंग करता है, रनिंग करते करते इतना पसीना आता है, पसीना आता है, जब तक उसकी रनिंग हो जाती है ना 1 डेढ़ घंटे की, वो उतना रनिंग करके वापस आता है, उसका बुखार चेक करते पूरा बुखार गया होता है। सो इट इज लाइक इन एवरी विच वेज दिस, ये थियोरी प्रूव हो चुकी है, हर जगह प्रूव हो चुकी है कि द लेस अटेंशन यू गिव टू द पेन, द पेन रन्स अवे। जितना ज्यादा अटेंशन देते हो उतना पेन रहता है। इसलिए प्यार भरा तरीका तो यही है कि हरि कथा सुनो, महाभारत की कथाएं सुनो, रामायण कथी कथा सुनो, रामायण पढ़ने की आदत डालो, रामायण इज वेरी एंटरटेनिंग, महाभारत इज ऑल्सो वेरी एंटरटेनिंग, भागवतम इज एंटरटेनिंग। तो ये सब पढ़ने की हैबिट डालो, तो ये पढ़ते पढ़ते आपकी बीमारी कब चली जाती है समझ में नहीं आता। नहीं होता, पेन नहीं होता, फील ही नहीं आती, फील ही नहीं आती पेन। कितनी बार तो मेरे को हेडेक हो रहा होता है, हरी कथा खत्म होते होते हेडेक ही खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता हेडेक थी या नहीं थी, अपने आप ही हेडेक खत्म हो चुकी होती है, 1 घंटे बाद हेडेक खत्म हो चुकी होती है। सो इनफैक्ट जिस दिन मुझे हेडेक होती है ना, उस दिन तो आई टेक कॉन्शियस डिसीजन की आज तो हरी कथा करनी ही करनी है नो मैटर व्हाट। 1 घंटे बाद हेडेक जा चुका होता है ऑलरेडी, उसको एंटरटेन ही नहीं करती ना आत्मा, हेडेक गोज अवे। यू ट्राई दैट एक्सपेरिमेंट, जब तक नहीं करोगे ना तब तक, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ये, एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा, तब तक ये बड़ा इलॉजिकल कॉन्सेप्ट लगता है। बट देन इट कैन बी प्रूवन ट्रू ऑल्सो इफ यू प्रैक्टिस इट इन डेली लाइफ। गॉट इट? यस माता जी। हाँ, अगर दोस्त के साथ झगड़ा हुआ ना उस दिन तो पक्का घर पे आके भागवतम पढ़ना है। फिर आपको पता चलेगा दोपहर को जितना बुरा लग रहा था उससे इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई है। और भागवतम पढ़ना पूरा ही चला जाएगा, बुरा लगना 100% चला जाता है। तो दिस इज वेरी नाइस मेडिसिन,
ये ये है अधोक्षज है। ठीक है, चलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम।